ये हमारा टॉपिक जो है ईडीडी सेकंड के है, जो कि अपना पेपर 21 से होना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईडीडी सेकंड फाइनल ईयर का ये है, जो कि देखिए इसमें टॉपिक होगा व्हाट इज द एस्टिमेशन होगा, इंटरनल वायरिंग होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होगा और जनरल रूल्स होंगे वायरिंग के, मेथड वायरिंग होगा और टाइप्स ऑफ वायरिंग होगा। क्लियर वायरिंग मतलब वायरिंग 4 प्रकार की होती हैं: क्लीट वायरिंग, बैटन वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। अब देखिए, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कंज्यूमर परिसर में एनर्जी मीटर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। सबको पता है कि 1.5 मीटर ही होनी चाहिए। 1.5 मीटर की ऊंचाई एनर्जी मीटर की होती है। मीटर बोर्ड की 1.5 मीटर तो होती है, प्लस हर एक बोर्ड की लगभग 1.5 मीटर होती है। चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो, चाहे आपका स्विच बोर्ड हो, सबकी लगभग 1.5 मीटर हुई होती है। 1.5 मीटर से कम नहीं होती। पर अब अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज इलेक्ट्रिक सर्किट को अधिक करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा प्रतीक फ्यूज को दर्शाता है। अब देखिए, इसमें प्रतीक, आपको फ्यूज का प्रतीक पता ही होगा। आप 3rd सेमेस्टर से पढ़ते हुए आए हैं फ्यूज, और BEE में भी था, जो कि 2nd सेमेस्टर में भी था लगभग। तो जिसमें देखिए ये फ्यूज का सिंबल जो है वो B नंबर प्रदर्शित कर रहा है, एक लहराता हुआ सांप के तरीके। और देखिए अर्थिंग हमें मतलब अब देखिए इसमें क्या करेगा, अर्थिंग हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो इसका प्रतीक क्या होगा। इसका प्रतीक आप जानते हो, ग्राउंड की ओर डॉट डॉट बिंदियाँ होती हैं। तो देखिए ये ग्राउंड मतलब ज़मीन की ओर B नंबर बढ़िया दर्शा रहा है। ये B नंबर ही है हमारा अर्थिंग, ग्राउंडिंग का, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने वाला प्रतीक। 2 वे स्विच में कितने कनेक्टिंग टर्मिनल होते हैं। 2 वे स्विच में आप सबको पता होगा 3 कनेक्टिंग टर्मिनल होते हैं, एक बीच में होता है। 2 वे स्विच का भी आप देखा ना पीछे से, उसमें 3 टर्मिनल होंगे। एक जो मेन सप्लाई होगी बीच वाले वायर में लगती है, और बल्ब होगा जो वो बीच वाले वायर में लगेगा 2 वे स्विच, और 2 वायर निकल के दूसरे की में जाएंगे, फिर एक में मेन सप्लाई बीच वाले में लगेगा। इससे 2 वे स्विच, एक स्विच ऊपर लगा देते हैं, एक नीचे लगाते हैं। बल्ब जो होता है मेन सेंटर में होता है, नीचे जलाओ ऊपर जाके बंद कर दो, ऊपर जलाओ नीचे आके बंद कर दो, ऐसे कनेक्शन होता है। नमी वाले स्थान पर कौन सी वायरिंग की जाती है। सबको पता है नमी वाले स्थान पर कंडक्ट वायरिंग की जाती है, जिससे पाइप होता है कंडक्ट, यानी पाइप के अंदर तार ले आते हैं। चाहे जितना पानी भी भर जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु पाइप के अंदर पानी नहीं जा पाता है। पाइप ऐसे जोड़ लगा दिए जाते हैं। PVC स्टैंड्स फॉर, मतलब अब PVC का फुल फॉर्म पूछ लिया है। PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, सबको पता है। और डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए सबसे अच्छा वायरिंग कौन सा है। और डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए सबसे अच्छा वायरिंग कंड्यूट वायरिंग है। इसमें देखो ना ही ये कंड्यूट वायरिंग जो होता है आपके लगभग घर की दीवारों को काट के अंदर से लगाई जाती है, या फिर छतों के पड़ने से पहले कंड्यूट वायरिंग कर दी जाती है, जिससे कि उसमें कोई भी प्रभाव, मतलब बाहरी कोई प्रभाव नहीं होता, उसमें कोई टूटने फूटने का डर भी नहीं होता। परंतु इसका अगर अंदर कोई फॉल्ट आ जाती है तो इसमें मेंटेनेंस खर्चा ज़्यादा हो जाता है। फॉल्ट आने पूरा वायर निकाल के फिर बदलना काफ़ी मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बस बाकी इसके फ़ायदे काफ़ी हैं। वायर अच्छा होगा तो ये फॉल्ट नहीं आती कभी, बीच में जोड़ नहीं होगा वायर में तो और अच्छी। वायर में बीच में जोड़ नहीं रखा जाता, पहले बात तो ये है, अगर जोड़ होगा तो वहीं से प्रॉब्लम करता है। स्विच होल्डर तथा सॉकेट आर फिक्स्ड ऑन बोर्ड, मतलब ये सब आयरन के, मतलब आयरन होगा इसमें। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइटिंग पॉइंट द कैन बी कनेक्टेड इन सर्किट। 10 होगा। किस तरह की वायरिंग के लिए हमें हाउस का कंस्ट्रक्शन वर्क कराने से पहले सभी तरह
प्लानिंग करनी पड़ती है। अब देखो कौन सी वायरिंग, अब देखो ये कंड्यूट वायरिंग होगा, क्योंकि कंड्यूट कंसेल्ड वायरिंग जो होती है ये दीवार को काट के की जाती है, तो इसमें घर की डिजाइन के पहले, और क्योंकि छत में भी कंड्यूट वायरिंग पड़ती है, आपको पता होगा छत डालने के पहले वायरिंग वाले आके वायरिंग कर जाते, नहीं तो बाद में क्या छत काट के वायरिंग डालेंगे क्या, नहीं हो, इसलिए पहले से वायरिंग करना ज़रूरी होता है। इसलिए घर के डिज़ाइन के बाद हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिज़ाइन करवानी पड़ती है, जिससे कि वो अपनी वायरिंग की डिज़ाइन कर देगा और उसी प्रकार से वो वायरिंग छत पर पड़ने के पहले और प्लास्टर होने के पहले वो अपना काम करके चले जाते हैं। नहीं तो प्लास्टर हो चुका है, फिर दीवार काट के फिर वायरिंग करोगे तो वो एकदम साफ दिखेगा कि यहाँ से वायरिंग गई हुई है, इसलिए अगर प्लास्टर होने के पहले दीवार काट के बोर्ड वोर्ड फिट कर दिए जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका NEC के अनुसार, अब NEC के अनुसार न्यूट्रल वायर के लिए किस वायर का इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल वायर के लिए आपको सबको पता होगा कि NEC, अब NEC के अनुसार आपको न्यूट्रल वायरिंग के लिए ब्लैक वायर ही यूज करना है। अब देखिए घरों में सभी जितने भी न्यूट्रल वायर होंगे, मेन अगर आपके घर के अंदर सप्लाई के न्यूट्रल वायर का रंग ब्लैक है होगा, हम सबके घर में होता है, बल्कि अगर नहीं होगा तो मीटर बोर्ड तक ब्लैक वायर ही आता है, और उसके अंदर भी होता है, सबके घर में होता है नॉर्मली। और इनके घर में, उनके ही घर में नहीं होता जो कि अपना ऊट पटांग कनेक्शन कर लेते हैं, न्यूट्रल को पॉजिटिव से पॉजिटिव न्यूट्रल से जोड़ देते हैं, और तब बटन बंद करते हैं तो पंखे खोलने जाते हैं तो करंट मारता है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए RYB फेस क्रम होता है, सबको पता होगा। With the among these in the which among these is a method of wiring। अब देखिए इसमें जो होगा जॉइंट बॉक्स एंड टी सिस्टम। अब जो जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम सबको पता ही होगा कि जॉइंट बॉक्स एक होता है जो कि हर कमरे के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्शन लेके चले जाते हैं, वो जॉइंट बॉक्स ही कहलाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज जॉइंट बॉक्स। और हमको टी वाला करना तो एक ही वायर अपना मोटा मोटा पूरे सभी कमरे तक ले जाते हैं, उसी वायर को घुमाते हुए, और उसी में सब हर एक रूम के लिए कटिया, जहाँ जो रूम आया पास में उसको कटिया फंसा दो उसी रूम के लिए। ऐसे वो अगर ख़राब हो गई, अगर तुमको कोई भी कमरे की, इसमें एक दिक्कत आती, कोई भी कमरे की लाइट ख़राब होने पे हमको मेन सप्लाई से सारे कमरों की लाइट काटना पड़ता है, परंतु ये क्या कहते हैं जॉइंट बॉक्स, ये क्या कहते हैं लूप इन सिस्टम में आपको डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्शन मिलता है, और ये ट्री और जॉइंट बॉक्स में आपको हर एक मतलब कि वो उसी तार से कटिया लगा ली जाती है, परंतु लूप इन सिस्टम में हर मतलब बोर्ड से लाई जाती है, ये अच्छा होता है। इसमें कोई भी हर कमरे की लाइट ख़राब होने पे उसी कमरे की लाइट काट के हम बना सकते हैं, ये बढ़िया, ये सेफ्टी के लिए अच्छा है, प्लस हर एक कमरे की लाइट नहीं काटनी पड़ती, ये भी अच्छा है। फ्लोरोसेंट ट्यूब को किस सप्लाई से ऑपरेट कर सकते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है उसको हम किस सप्लाई से चला सकते हैं, या फिर बंद कर, मतलब चला सकना ही, मतलब पूछ रहा किस सप्लाई से ऑपरेट होती है, मतलब चलती है, तो ये सिर्फ AC से चलती है, बाकी DC से नहीं चलती फ्लोरोसेंट ट्यूब। व्हाट आर द टाइप ऑफ कंड्यूट अवेलेबल। अब देखिए कंड्यूट अवेलेबल जो होती है, देखो आप PVC में भी आएगी, फ्लेक्सिबल कंड्यूट भी आएगी, हाईवी गैंग स्टील स्क्रूड कंड्यूट भी आएगी आपके, ऑल ऑफ दिस होगा। इंटरनल वायरिंग में किस प्रकार के फ्यूज उपयोग में किए जाते हैं। अब इंटरनल वायरिंग में किस प्रकार के फ्यूज, तो इंटरनल वायरिंग में आप चाहे रिवाइबल फ्यूज लगा लो, चाहे किटकैट फ्यूज लगा लो, लगना आपके ऊपर ही है, ये भी दोनों होगा। C नंबर, हाउ मेनी पावर पॉइंट्स कैन बी अलाउड इन वन सर्किट। अब एक सर्किट के लिए पावर पॉइंट कितने होंगे, एक सर्किट के लिए हमेशा पावर पॉइंट 2 होंगे।
विच टाइप ऑफ वायरिंग इज सुटेबल ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग। मल्टी स्टोर बिल्डिंग के लिए वायरिंग हम कौन सी करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। अब देखिए, अब बिल्डिंग के लिए कह रहा, तो बिल्डिंग में हमको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही सबको सप्लाई देना पड़ेगा। पता चला इसके इसके रूम मतलब इसके इस कमरे की लाइट ख़राब है, पूरी बिल्डिंग की लाइट तो आपको काटोगे नहीं। वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से करंट क्यों स्थित होगी? वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने पर करंट की क्या स्थिति होगी? वायरिंग में अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें शॉर्ट सर्किट में हाई करंट हो जाता है। जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा वहाँ पे हाई करंट हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट तब होता है तो पूरे घर की लाइट देखो एकदम डिम होने लगती है, मतलब सारा करंट वहीं पे जाके एकत्रित होने लगता है, मतलब एकदम रोशनी के साथ बाहर निकलता है एकदम। वहाँ जहाँ शॉर्ट सर्किट होगा वहाँ पे एकदम तार वार सब गल जाते हैं, वायर हीट हो जाता है। ईएलसीबी ईएलसीबी क्यों बनाना चाहिए? क्यों लगाना चाहिए, सॉरी, ईएलसीबी क्यों लगाना चाहिए? ईएलसीबी जो होती है वो ईएलसीबी को ये जान लो, अगर फेस न्यूट्रल दोनों लगेगा, ईएलसीबी लगी है, अगर आपके करंट लगने मतलब लगने वाला होता है, आपको छूते ही अर्थ मतलब अर्थ पाते ही ईएलसीबी डिस्कनेक्ट कर देती है मेन सप्लाई को, आपके मेन सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देती है, मतलब पूरे घर की लाइट काट देगी। आप मरने से बच जाओगे, इसलिए लगवा लो सबको। ही 2-2 3-3 हज़ार की एलसीडी मिलती हैं, मार्केट में अवेलेबल है आजकल, जो कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, ह्यूमन सेफ्टी के लिए लगाई जाती है। अकॉर्डिंग टू हाउस वायरिंग रूल्स एज पर ISI specification, the switchboard should be fitted at the high of। अब देखिए स्विच बोर्ड वगैरह सब बताया था 1.5 मीटर पे ही रखते हैं। स्विच बोर्ड हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी 1.5 मीटर में, मीटर बोर्ड भी 1.5 मीटर में, सभी तो 1.5 मीटर में लगते हैं लगभग। इंटरनल वायरिंग में वायर केबल को कवर करने के लिए किस इंसुलेशन का सबसे अधिक उपयोग होता है? इसमें देखो, अब कवर करने के लिए पीवीसी इंसुलेशन का ही उपयोग करते हैं, चाहे जो वायरिंग वगैरह हो, इंटरनल वायरिंग हो चाहे जो, पीवीसी का अधिक करते हैं उपयोग। पीवीसी आप सारे पीवीसी के ही तो वायरिंग होती है। पीवीसी स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, दोबारा ये रिपीट हो रहा है। बैटन वायरिंग में केबलों के स्थान पर दृढ़ता से क्लिप करने के लिए उपयोग करते हैं। अब दृढ़ता से करने के लिए उपयोग क्या करेंगे? तो इसमें दृढ़ता से उपयोग करने के लिए लिंक क्लिप का यूज करेंगे। विद द रूल शुड बी फॉलोड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अब इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किस अधिनियम का पालन करना चाहिए? अब इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आपको रूल 1956 का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि 1956 वाला रूल ही सब आज तक फॉलो होता आया है, वैसे के अनुसार सारे चीज़ें की जाती हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल बेस उपकरण लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, तो इस इलेक्ट्रिकल 1956 के नियम के अनुसार ही पालन करते हुए किया जाएगा कि इसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, और इस मतलब पूरी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। ये सारे नियम जो होते हैं, रूल नियम सारे सेफ्टी के ऊपर ही निर्भर होते हैं, बाकी तो बिना सेफ्टी के लिए ये रूल नहीं है। विच स्विच को फर्श से मतलब कितनी ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए? स्विच जो होता है, अब देखिए स्विच बोर्ड लगाओगे तो 1.5 मीटर पे ही स्थित होगा, तो तल से 1.5 मीटर ऊंचाई पे स्थित होना चाहिए। स्विच को फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जाता है। ये भी नियम आपके 1956 के अनुसार ही आया है, ठीक है, सारे 1956 के अनुसार ही चल रहे हैं। घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा लगाया था, मतलब अब स्विच आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो आप लोग, कि स्विच हमेशा, स्विच हो चाहे एमसीबी हो, फ्यूज वगैरह अगर न्यूट्रल के लिए नहीं है आपके पास तो फ्यूज हमेशा फेस में लगता है, एमसीबी हमेशा फेस में लगाई जाती है अगर आपके पास एक ही है। और आप स्विच भी हमेशा, स्विच जो होते हैं वो फेस वायर में लगाते हैं, जैसे पंखा ख़राब हुआ तो
तो पंखा का आप यहाँ से बंद करके सुधारोगे तो न्यूट्रल वायर जो होता है करंट नहीं मारता है, परंतु फेस वायर अर्थ पाते ही आपको मार देगा। पर न्यूट्रल पहले से न्यूट्रल है तो अर्थ पाएगा भी तो मारेगा ही नहीं, ये होता है। थ्री पिन थ्री पिन थ्री पिन वाले प्लग में मतलब तीसरे पिन किस लिए होता है? अब थ्री पिन का तीसरा पिन, अब देखो थ्री पिन, अब कोई भी प्लग देखा होगा तो अपने घर में आप स्विच बोर्ड देखिए, उसमें कोई कोई में चार होंगे, मतलब सॉकेट में कोई एक देखो पांचवा एक पिन होगा जो चारों से मोटा होता है। वो किस लिए होता है? सबको पता होगा, अर्थ के लिए होता है, अर्थिंग के लिए उसको अर्थिंग किया जाता है। कोई कंप्यूटर में कंप्यूटर करंट क्यों मारते हैं? क्योंकि उनमें अर्थिंग नहीं दी जाती। ये जो चौथा एक्स्ट्रा वाला, पांचवा एक्स्ट्रा वाला जो पिन होता है या फिर तीसरा वाला, इसको आप अर्थिंग से जोड़ दो, एक ज़मीन पे एक सरिया गाड़ के उसमें तार बांध दो, पांचवे वायर को कनेक्ट कर दो, मतलब पांचवे होल को कनेक्ट कर दो। उसके अंदर होता है कसने का मैकेनिज्म होता है, उसको तार वहाँ से चला के उसमें कस दो, जोड़ दो, फिर कंप्यूटर से वो करंट बिल्कुल नहीं मारता। इसीलिए घर में एक अर्थिंग की ना करना बहुत ज़रूरी होती है। जो फ्रिज की बॉडी लोहे की होती है ऊपरी भाग, या फिर स्टील की, या और कई सारे इक्विपमेंट जो प्रेस होता है, इसके भी देखो ऊपर लोहा होता है। और आपकी मोटर होती है, आपका गीजर होता है, ये सब वॉशिंग मशीन होती है, कपड़ा धुलते हुए कोई करंट ना मारे, इसलिए अर्थ करना महा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो मरो उसमें का है। एक जनसंख्या इस इतनी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जनसंख्या तो वहाँ बढ़ रही है। हर साल 1-2 लाख लड़के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनने के सपने का निकलते ही हैं बनने के लिए। वैकेंसी कितनी आती हैं? 200-250 बस, वो भी मुश्किल से। अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। स्विच स्विच सॉकेट प्लग आर मतलब मेड ऑफ, मतलब क्या है, बने होने चाहिए। तो ये सब क्या कहते हैं, आपके बैकेलाइट के बने होते हैं। बैकेलाइट के बनाए जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वर्किंग में फ़ैन की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अब देखो फैन, जो आपका फ़ैन लगा हुआ है, ये आप जो मार्केट पे खरीद के लाएंगे, जो उसके साथ मिला होगा उसी के अनुसार, उसी के मतलब अनुसार आपने बिना कुछ नापे उसी को लगा दिया होगा। पर उससे बताया नहीं होगा कि हमको फ़ैन की ऊंचाई इतनी करना है, हमारी छत की ऊंचाई इतनी, तो फ़ैन को हमको जो ऊपर वाला पाइप होता है इतने फिट का चाहिए। और जो मार्केट से मिलता है वो आप ले आते हैं, पंखे के साथ आता है, जो कि आधा आधा फीट का होता है। परंतु पहले अपने कमरे की छत की ऊंचाई नाप लें, फिर लगभग उसी के अनुसार, मतलब कि फैन हमेशा फर्श से 2.55 मीटर पे होना चाहिए, मतलब 2.5 मीटर, 2.5 मीटर थोड़ा ज़्यादा, 2.55 मीटर में होना चाहिए। नाप लो अपने अपने घर के फ़ैन, इसलिए कम हवा देते हैं, फिर कहते हो हवा कम दे रहा पंखा मेरा। कंडेंसर भी खराब होता है, ये भी है। सही करवाने पर अच्छा देने लगता है हवा। वायरिंग के प्रकार वायरिंग के प्रकार आधारित होते हैं। वायरिंग के प्रकार आपको लोकेशन एंड कंज्यूमर बजट, मतलब बजट, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट, सेफ्टी एंड अपीयरेंस, ऑल ऑफ एबव। अब देखो, आपको वायरिंग करवाना है तो सेफ्टी तो ख्याल रखा ही जाता है। अब सेफ्टी ज़्यादा चाहिए कि नॉर्मली चाहिए? अब कि उसमें अब तुम कॉस्ट कितनी है आपकी? अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो हम ट्री सिस्टम कर देंगे, अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हम वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते, डिस्ट्रीब्यूशन सबको सप्लाई देंगे, फिर लूप सिस्टम कहते हैं। मतलब ऑन बोर्ड से यही सब होता है। इसीलिए कहते हैं कि वायरिंग बजट पे, जितना बजट होता है उसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको सलाह देगा कि ये करवाइए। पर मेरा मानना है ऑन बोर्ड से सारी सप्लाई करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक हर रूम की सप्लाई, हाँ ट्री वाला भी सही होता है,
हर रूम में एमसीबी लगवा दो एक एक, वो वायर की बचत हो जाएगी। जितना आपको वायर लगेगा एमसीबी एक लग जाएगी, 15-20 एम्पियर की जो भी होगी, 32-20 एम्पियर की लगवा लो, बहुत होगा। वायरिंग क्लिप की परस्पर दूरी एचआर में होनी चाहिए। अब जो वायरिंग क्लिप की जो दूरी होती है मतलब हॉरिजेंटल, ठीक है, कितनी होनी चाहिए लगभग? हॉरिजेंटल में आपकी 10 सेंटीमीटर पे होगी और उस पे आपकी 15 सेंटीमीटर होगी वर्टिकल वीआर में। टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए किस वायरिंग को रिकमेंड किया जाता है? क्लीट वायरिंग को यानी टेम्परेरी वायरिंग इंस्टॉलेशन में किया जाता है। मतलब किली ठोक के कर दो, उसमें कितना पाइप लगाओ ना कुछ लगाओ, हटा किली ठोको, काम खत्म। ये होता है क्लीट वायरिंग। और डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए प्रयोग में मतलब डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के मतलब इंटरनल वायरिंग में सबसे चीपेस्ट कौन है? मतलब सबसे चीपेस्ट तो क्लीट ही होना चाहिए। अब तार है आपका, क्ली ठोक के तेल ले जाओ एक 10-10 सेंटीमीटर पे, या फिर 15-15 सेंटीमीटर में, या फिर 1-1 मीटर में ठोक लो, तुम्हारी मर्जी। जितना लोग जितना बहुत क्लीट वायरिंग में से पास में ठोको, 10-15 सेंटीमीटर सही रहेगा। और आपका क्लीट वायरिंग में देखो, क्लीट वायरिंग में क्लीट की परस्पर दूरी, अब इसमें परस्पर दूरी भी एक से मतलब ज़्यादा, मतलब इतने से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। पता चला आप 3-3 मीटर ठोकें, एक तार यूँ लच रहा है, 60 सेंटीमीटर में करो, बढ़िया रहेगा। मतलब 1 मीटर से कम किसी मतलब 60 सेंटीमीटर कम ही का रखना, ज़्यादा नहीं। 1 मीटर मतलब 80 सेंटीमीटर को। अब अगला है किस प्रकार की वायरिंग अधिक मैकेनिकल और फायर प्रोटेक्शन प्रदान करता है? अब मैकेनिकल और फायर प्रोटेक्शन सबको पता होगा। कंड्यूट वायरिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है, आग भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, अंदर है, तार नहीं जलेगा। आग अगर स्पार्किंग भी होगी तो पाइप के अंदर होगी, नो इफेक्ट जलने दो, अंदर ही चटरा रहा है पूरी तरीके से। वायरिंग को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? अब एमसीवी का प्रयोग करते हैं शॉर्ट सर्किट से, कि अगर कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट में एम्पियर का मान वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो एम्पियर का मान ज़्यादा होगा तो एमसीवी कितने एम्पियर की है? 20 एम्पियर से मान ज़्यादा होगा, आपका 20 एम्पियर का लोड ही है, 20 एम्पियर से हल्का सी मान ज़्यादा होगा, कुट मचेगी, एमसीवी कट जाएगी। इसलिए कभी कभी आपने सारे कंपोनेंट्स चलाने के बाद, मतलब सारे इक्विपमेंट जो बिजली चल रहे हैं आपके, तो आपकी एमसीवी बार बार ट्रिप हो जाती है। क्यों इसलिए ट्रिप हो जाती है? क्योंकि आपको इक्विपमेंट मतलब जो कंपोनेंट मतलब जो चल रहा है, आपका लोड है जितना, वो एमसीयू आपकी 20 एम्पीयर लगी है, आप लोड 25 एम्पीयर का दे रहे हैं, इसलिए आपकी एमसीयू बार बार ट्रिप हो जाती है। इसलिए अपने लोड के अनुसार एमसीयू लगवाया जाता है कि हम इतना लोड चलाएंगे और तो इतने एम्पीयर की एमसीयू चाहिए। थोड़ा लोड एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा एमसीयू थोड़ा लोड बढ़ा देते हैं। पीवीसी कैंसिल मतलब पीवीसी चैनल वायरिंग अधिक सुटेबल होता है। अब पीवीसी चैनल वायरिंग अधिक सुटेबल होता है इंडोर सरफेस वायरिंग। मतलब अब पीवीसी होता है जो इंडोर सरफेस वायरिंग सबसे सुटेबल होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अच्छा कंडक्टर नहीं है? आपको अच्छा कंडक्टर नहीं है यहाँ पे, अच्छा कंडक्टर नहीं है। अच्छा कंडक्टर सबको पता होगा कि चांदी है, फिर कॉपर है, फिर एल्युमिनियम है। तो अच्छा कंडक्टर आपको पीवीसी यानी प्लास्टिक, यार प्लास्टिक में कहाँ कोई धारा वारा प्रवाहित की जा सकती है। कंसील्ड वायरिंग का एडवांटेज क्या है? अब कंसील्ड वायरिंग का मतलब एडवांटेज है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर। निम्नलिखित में कौन सा बटन वायरिंग का प्रकार है? बटन वायरिंग का जो प्रकार होता है वो आपका यूजिंग मटेरियल स्ट्रे मतलब शीट्स वायरिंग
यूजिंग TRS और PVC वायर। VIR केबल का प्रयोग किया जाता है। VIR केबल का प्रयोग हमेशा बिल्डिंग्स और वर्कशॉप के इंटरनल वायरिंग में किया जाता है। छत में कंड्यूट डालते हैं। छत में कंड्यूट डालते हैं, छत पड़ने से पहले डालते हैं। अब लिंटर पड़ने से पहले होगा, छत पड़ जाएगी का, छत काट के डालेंगे का, तब छत पड़ती है उसे लिंटर बोलते हैं। कहीं कहीं छत भी बोलते, कहीं लिंटर बोलते हैं, कहीं छत बोलते हैं। वायरिंग के बैटन विधि में परिपथ क्षैतिज रूप से 5 मीटर पर है, तो वायरिंग में लगने वाला लिंक क्लिप की संख्या होगी। अब लिंक क्लिप की संख्या 50 होगी। कितना, देखो 5 मीटर है, 5 मीटर कितना 10 के हिसाब से लगेगा, तो 50 हो जाएगी। गुणे 10 कर दो, 50 गुणे 5 5 गुणे 10 इक्वल टू 50। 10 के हिसाब से लगती है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर पे। क्लीट वायरिंग में किस प्रकार के केबल का प्रयोग किया होता है, क्लीट वायरिंग में किस प्रकार के केबल का प्रयोग होता है, तो इसमें VIR केबल का प्रयोग होता है। VIR केबल का प्रयोग होता है, जो कि वल्कनाइज्ड इंडियन रबर की होती है। Which type system is suitable for petroleum product factor? पेट्रोलियम प्रोडक्ट फैक्टर इसमें होगा मटेरियल कंड्यूट वायरिंग। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट फैक्टर यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट फैक्ट्री में कौन सी वायरिंग करेंगे, तो मेटल कंड्यूट वायरिंग करेंगे। आपको आग वाग बढ़ जाए तो पेट्रोलियम पदार्थ है, आग लगी जाएगी बहुत बेजड़, इसलिए मेटल कंड्यूट वायरिंग करेंगे। मेटल के द्वारा एकदम कंड्यूट वायरिंग, यानी मेटल के पाइप होंगे, लोहे के पाइप, लोहे के स्टील वगैरह के, उसकी वायरिंग होती है। यदि यांत्रिक और फायर सेफ्टी महत्वपूर्ण फैक्टर है, तो वायरिंग होनी चाहिए। कंड्यूट टाइप सबको पता है, सबसे सेफ्टी वायरिंग मानी जाती है। वायरिंग में कंज्यूमर के अनुमोदन के लिए कौन सा डायग्राम बनाया जाता है। अब सबको पता होगा वायरिंग के कंज्यूमर की वायरिंग के लिए कौन सा, तो सबको पता है लेआउट डायग्राम बनाया जाता है। लाइट और फैन सब सर्किट अधिकतम भार कितना होता है। लाइट और फैन का अधिकतम भार जो होगा वो आपका 808 से ज़्यादा कम ही होता है लाइट और फैन का, परंतु ये 3000 से ज़्यादा उसका पावर बोर्ड का नहीं होता, क्योंकि 3000 होगा उसमें हमको 2 सॉकेट लगाने पड़ते हैं 15 एम्पियर के, तब जाके 3000 से ज़्यादा नहीं होगा। पावर सर्किट पावर बोर्ड में 3000 तक का लोड ही डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। वो भी 2 सॉकेट लगा के, 3-4 सॉकेट वहाँ पावर बोर्ड के नहीं लगा सकते एक बोर्ड में। पावर सॉकेट एक बोर्ड में 3-4 नहीं लगा सकते, 2 ही लगाएंगे, और 3000 वाट तक का लोड हम रख सकते हैं, बस, ज़्यादा नहीं। पावर सर्किट में कंडक्टर साइज कितना होना चाहिए जब चालक कॉपर का हो। अब देखो पावर सर्किट में कंडक्टर साइज कितना होना चाहिए जब कॉपर को। अब देखो कंडक्टर तार जो होगा कॉपर का होगा तो 2.5 mm स्क्वायर का होगा। एल्युमिनियम का होगा पावर बोर्ड के लिए, एल्युमिनियम का भी 2.5 mm स्क्वायर का होता है। पावर सर्किट के लिए 1.5 mm का होता है, क्या कहते हैं, कॉपर का, और एल्युमिनियम का होता है 2.5 mm का। गलत हो गया है। एक महत्वपूर्ण वायरिंग परिपथ में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान हमेशा जो होगा
वो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। देखो इसमें पावर सर्किट में कंडक्टर साइज कॉपर के लिए हमेशा 2.5 mm लगाओ यार, नहीं तो गलत ना हो जाए इसका। ठीक है। जीने के परिपथ में प्रयुक्त स्विच या 2 वे स्विच हो गया, नीचे से ऊपर से दोनों से कंट्रोल कर सकते हो। इंटरनल वायरिंग में कॉपर का साइज कितना होगा? अब इंटरनल वायरिंग में देखो एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। अब देखो इंटरनल वायरिंग में हमेशा 1 mm² होता है। कब? तो इंटरनल वायरिंग यानी कि पंखा, बल्ब, इस सब के लिए 1 mm² का लगता है। कंटिन्यूस बस बार वायरिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। कंड्यूट पाइप को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? कंड्यूट पाइप को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। किसी किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम मतलब किसी लैंप होल्डर को ज़मीन से कम कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए? तो 2 मीटर के मतलब 2 मीटर से कम पे नहीं लगाना चाहिए, नहीं रोशनी मतलब कोई इफेक्ट आए, इसलिए 2 मीटर के थोड़ा ऊंचाई पे लगाना चाहिए। 2 मीटर की ऊंचाई से मतलब की ऊंचाई पे लगाना चाहिए। कम से कम 2 मीटर की ऊंचाई पे लगाना चाहिए, अधिक से अधिक जितने लगा लो। सिंगल पोल स्विच को किस ऊंचाई पर फिट करना चाहिए? अब सिंगल पोल स्विच जो होता है और सबको पहले बताया था 1.5 मीटर की, चाहे जो बोर्ड हो, चाहे सिंगल हो, चाहे टू, सब 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जाएगा। अब आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। इन क्वेश्चनों में लगभग आपके 50% क्वेश्चन फंसने के चांस हैं। 100% नहीं कह सकता, क्योंकि 50% ही मान के चलो, बस 50% क्यों, लगभग 20% मान के चलो। ठीक, चलते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हो, आपको ये जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपको जी कर सकते हो। बाकी आपका गूगल बाबा की जय हो, आपको वही सपोर्ट करेगा पेपर टाइम। बाय, सी यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा लाइक मिलेंगे तो, नहीं तो डिसलाइक पे भी वीडियो बनाया जाएगा। बाय।